करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पे उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है। मैंने बताया था इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क को हम लोग क्या कहते थे, इंथैल्पी कहते थे। इसका मतलब है कि उसके अंदर कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, उसके अंदर कितना वर्क हो रहा है। इन दोनों के समेशन को इनिशियल में कितना था ये दोनों, फाइनल में कितना था जब प्रोडक्ट बन रहा था, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर लेकिन याद रखना कि ये जो सारी बातें होंगी किसके लिए होंगी, एक मोल के लिए होंगी। जैसे मैं आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि ए से मैं बी की ओर बना रहा हूं। ए आपका रिएक्टेंट है, बी क्या है, आपका प्रोडक्ट है। अगर ये एक मोल बन रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिलीज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि कुछ यहां से बी बनने में एनर्जी अब्सॉर्ब करे, हो सकता है कि कुछ, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के रूप में जैसे मैंने कहा था कि कुछ जैसे कि आइस है, आइस को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। रिलीज। रिलीज स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी क्या, वो तो से नहीं हो हो रही है। तो हो रही है। ओके ओके। जिनको नहीं हो रही ना, एक बार आप फिर से लेफ्ट होके, सुमन आप एक बार जो है फिर से लेफ्ट होके जुड़ जाइए तो आपको शायद विजिबल हो जाएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ओके चलिए ठीक है। अब हमने क्या कहा कि अगर हमने ए से बी का प्रोडक्ट बनाया, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक मोल की हम बात करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम एक मोल का निकालते हैं। अगर वही कहता है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, क्या कहता है कि एक मोल कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब होती है उसी को हम लोग कह देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। यही बताएगा कि इनिशियल में कितनी एनर्जी थी, फाइनल में एनर्जी कितनी थी, चेंज कितनी आई, इसी को हम लोगों ने क्या कहा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे पास मैंने ना यहाँ पे एक मोल लिखा है, जैसे कैसे देखिए, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस और यहां से H2O। मैं ना इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, H2 गैस प्लस O2 गैस और ये जो है आपका 2 मोल ऑफ H2O। लेकिन यहां पे इसका 2 मोल आ रहा है, इसीलिए हमने क्या करा कि इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे अगर, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया और जैसे डिवाइड किया तो हमारा जो है ये वाला बना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का इंथैल्पी आएगा पूरे रिएक्शन का, उसको हम लोग क्या कह देंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ इसका मतलब क्या है कि इनिशियल में कितना था, फाइनल में कितना है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके जो है, या एचपी माइनस एचआर करके जो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। अब मुझे यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि डेल्टा एच आर की जो वैल्यू है वो डेल्टा एच एफ एच टू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे हो जाएगी, ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहूं कि मेरे पास, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ठीक है ओके। हमारे पास क्या हो जाएगा कि डेल्टा एच आर जो है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। क्या मैं डेल्टा एच आर इक्वल टू एच पी माइनस एच आर लिख सकता हूं? यस सर। ओके, अब ये जो एच पी माइनस एच आर है, क्या इसी को डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन लिख सकते क्या? नहीं, तो देखिए आप ऐसे, अब मैं से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। डेल्टा एच आर
इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस। यहां पे मैंने कहा था कि जो फ्री स्टेट में या नेचर में पाया जाता है उसकी एंथैल्पी कितनी हो जाती है, 0। अगर मैं यहाँ पे बात करूं डेल्टा एच, क्योंकि टर्म्स ऑफ हम जो है डिफरेंस के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, और इसी चीज को डेल्टा एच आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच एफ एच टू, क्योंकि ये फॉर्मेशन का बता रहा है कि यहां से इसको फॉर्मेशन होने में कितना चेंज हुआ, इसीलिए हमने इसको लिख दिया एच पी। इसीलिए हमने क्या कहा कि डेल्टा एच आर की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच एफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ Enthalpy of reaction. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, Formation. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा, Formation. ओके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो है डेल्टा एच एफ जो है एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा, आपका जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर है। यहां से एक हाँ, वेरी गुड। यहां से एक छोटी सी बात हमें क्या समझनी है कि किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा जब आप 1 मोल की बात करेंगे। अगर मैं 1 मोल रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो 1 मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। क्योंकि सर फॉर्मेशन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो मुझे समझ में आ गया कि भाई इनिशियल में कुछ एनर्जी थी, फाइनल में कुछ एनर्जी थी, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, वो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल गया। लेकिन फॉर्मेशन का तो मतलब क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, हम बेसिकली डेल्टा एच एफ जो है बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो यहां भी चेंज जो इनिशियल से फाइनल में जा रहा होगा तो वो भी क्या हो रहा होगा, सेम ही हो रहा होगा। इसीलिए हम लोग डेल्टा एच एफ इक्वल टू डेल्टा एच आर कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, हमारे पास है डेल्टा एच इक्वल टू -400। डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Enthalpy of reaction. हाँ, इसको मैं डेल्टा एच आर लिख दूं Yes, sir. और डेल्टा एच आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -400 किलो जूल। ओके, क्योंकि यही तो रिएक्शन है। अब डेल्टा एच, क्योंकि ये कह रहा है कि यहां से यहां बनने में जो ओवरऑल एनर्जी का चेंज आया वो -400, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा एच आर कहते हैं। तो डेल्टा एच आर की जो वैल्यू है या डेल्टा एच पी जो डेल्टा एच है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच पी माइनस एच आर। बोलिए होगा कि नहीं। Yes, sir. यहाँ पे डेल्टा एच Yes, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फ्री स्टेट में तो 0 हो जाएगा, ये भी फ्री स्टेट में 0 हो जाएगा। तो जो सिर्फ और सिर्फ किसका बचेगा, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या हम डेल्टा एच एफ CO2 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, -400 किलो जूल। क्या आप लोगों को समझ में आया इतनी सी बात। Yes, sir. तो यहां से हमने क्या करा कि ये निकाल लिया, और डेल्टा एच एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच आर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने क्या करा कि इनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्या कहोगे कि सर हर बार वैल्यू सेम होगी, नहीं। अगर आपको ये 1 मोल दिया है तो सेम होगा, लेकिन अगर 1 मोल नहीं दिया होगा तो सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कितना मोल ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, 2 मोल। कितना मोल दिया है, All of 2 मोल ऑफ Two. दिया है। 2 mole. आपको डेल्टा एच आर दिया है, ठीक है, तो डेल्टा Yes, sir. एच आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच पी माइनस एच आर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच पी माइनस एच आर। ओके, तो एच पी की जगह पे प्रोडक्ट कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ एच सी एल माइनस।
आप चाहो तो लिख सकते थे डेल्टा एच आर, यानी कि जो है रिएक्टेंट, यहाँ पे हम लोग जो है सीधे सीधे लिख देते H2 प्लस डेल्टा H, और यहाँ पे क्या हो जाता है Cl2। तो यहाँ पे इनकी तो वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि ये क्या पाए जा रहे हैं, फ्री स्टेट में पाए जा रहे हैं। Free state में. ठीक है, अगर फ्री स्टेट में पाए जा रहे हैं तो डेल्टा एच आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, -58. 2 टाइम्स, यहाँ पे जो है डेल्टा एच आर की वैल्यू में पता है कितनी दी हुई है, -44 किलो। ओके, -44 किलो, और ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच एफ एच सी एल, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एफ एच सी एल इक्वल टू -44 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -22 किलो कैलोरी। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि डेल्टा एच एफ ऑफ एच सी एल निकाला। ये सारी कंडीशन जो है ना स्टैंडर्ड है, अगर ये स्टैंडर्ड नहीं दिया है, स्टैंडर्ड दिया होगा तो डेल्टा एच नॉट की हम बात करेंगे। अगर जो सपोज करो कि स्टैंडर्ड कंडीशन होता तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डेल्टा एच नॉट ले लेते। यहाँ पे ये आपसे जो है इस प्रकार से दिया रहता तो हम क्या करते, हर एक जगह पे आपका स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका क्या हो, रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस हो एंड आपके पास क्या हो, 1 एटीएम प्रेशर हो, उस कंडीशन पे निकालोगे तो यहां पे हो जाएगा। अब देखो आपके सामने यहाँ पे डेल्टा एच आर निकालना है, तो कहोगे सर बड़ा आसान है, हम लिख के दिखाएं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जो है एक बार लिख के देखें। इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आर इक्वल टू, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एच आर इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। ठीक है, अब यहाँ पे एच पी क्या हो जाएगा, एक बार जो है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एच सी हो जाएगा प्लस एच डी हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, एच ए, और 3 टाइम्स ऑफ जो है बी हो जाएगा, एच बी। क्या आप लोग लिख लिए? No, sir. ओके, किन्हीं का हो जाए तो एक बार रेज हैंड जरूर करें। मैं लिख दूं क्या, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? सर लिख तो आप बता दें। ओके चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है लिख नहीं रहे होंगे, सिर्फ मोबाइल लेके बैठे होंगे ना। नो सर, नो सर। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि पहला 2C है, तो 2 टाइम्स ऑफ HC होगा, डेल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही टाइप्स है तो यानी कि HD हो जाएगा, माइनस ये तो प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, HA प्लस 3 टाइम्स ऑफ HB। HB. तो यही आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आर जो है किसी भी रिएक्शन का। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, मेरे पास बी प्लस सी इक्वल टू डी, अब मुझे बताइए इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर क्या हो। DHD plus 4HF वेरी minus गुड, HB 2HF 2HC. ओके ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं H3HD, क्योंकि 3 मोल्स है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच एफ, या मैं सीधे सीधे H लिख देता हूं, माइनस क्या हो जाएगा, HB एच बी plus 2HC प्लस 2HC. 2HC। ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुकना। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ताकि कि आप बनाना में थोड़ा सा को जो है थोड़ा सा पिकअप्स को जो है बंद कर सकूं।
हिकअप या हिकअप्स जो भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि डेल्टा एच आर निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कीजिए फटाफट से, फिर जो हम लोग जो है जस्ट में 1 मिनट में अपने आप को ठीक करके मैं बनाइए। क्यों आता है हिकअप्स, किसी को पता है बायोलॉजी में? कुछ अकेले अकेले खा लेते इसलिए आता है क्या? No, sir. तो किस लिए आता है? सर डाइजेशन ठीक से नहीं होती है तब। अच्छा, डाइजेशन जो है ठीक से नहीं होती इसीलिए ना। यस सर। ओके, इसका मतलब हम जो है सोए नहीं है कल रात से ही, इसीलिए सब प्रॉब्लम आ गया। ओके, वेरी गुड। ये हुआ साइंटिफिक तरीका। और हम लोग जो कहते हैं कि अगर जो कोई हिचकी है तो इसका मतलब याद कर रहा है। यस सर, यस सर। हाँ, तो पता नहीं कौन याद कर रहा होगा। चलिए अब मैं बना देता हूँ। एक्चुअली इसलिए 2 मिनट किया ताकि कि मेरा जो है ध्यान जो है डिस्टर्ब हो जाए। तो कई बार ध्यान डिस्टर्ब हो जाने के कारण भी चीजें सही हो जाती है। ओके, डेल्टा एच आर इक्वल टू, मैं नीचे लिखता हूँ, यही लिख देता हूँ, एच पी माइनस एच आर। ठीक है, याद रखना कि जब फ्री स्टेट में होगा ना उसकी वैल्यू 0 ले लेनी है। यहाँ पे एचपी प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या है, CO2, तो CO2 HCO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O 2H2O. H2O माइनस क्या हो जाएगा, HCO2 plus 2H H2O प्लस क्या हो जाएगा, 2 ये तो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट की वैल्यू कितनी होती है, 0। कहीं अगर आपको नहीं दिया हुआ हो तो समझ जाना कि उसकी जो वैल्यू है फ्री स्टेट की बता रहा है, और फ्री स्टेट में जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, ओके। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, एचपी की वैल्यू HCO2 प्लस 2H2। ओके, अब हमारे पास HCO2 की वैल्यू कितनी है, -400 -400 kilojoule mole. प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस H2O, तो H2O का कितना, -2 इंटू 3, 2 इंटू -300। ओके, माइनस HCO4 का कितना वैल्यू है, 80 -80 है, तो माइनस माइनस इतना हो जाएगा प्लस। हम यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं, -400 -600, या एक बार ऐसा लिख देता हूँ, 400 प्लस 600, माइनस में होगा 600, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 माइनस 80 -920 किलो कैलोरी जूल पर मोल। तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या करा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लिया। किसी भी रिएक्शन का दिया रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब आपको कह रहा है कि इस इक्वेशन का आपको डेल्टा एच निकालना है। तो अगर आप इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू HP माइनस HR। ठीक है, HP में क्या है, N2O है, तो HN2O प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, NH4 NO3। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, HNO2 का वैल्यू कितना है, N2 का हमारे पास कितना दिया हुआ है, 80 ओके, प्लस H2O का कितना दिया है, -300, तो 2 टाइम्स ऑफ -300,
ओके माइनस NH4 NH3 का कितना दिया है? -400 -400, तो -400 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 80 - 600 + 400, क्या मैंने सही लिखा? यस सर। ओके, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 480 और -600, क्या लिख सकता हूं -120? यस सर। इतनी सी बात समझ में आ गई? ओके, यस सर। हाँ जी बोलिए, किनको लग रहा है गलत है? आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। नो सर, 480 600 में से 480 घटाएंगे तो ये माइनस वाला है, तो कितना हो जाएगा? 120, माइनस बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि इसकी वैल्यू को हमने लिख लिया। अब हमें साथ में किसका वैल्यू निकालना है? डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास डेल्टा यू, आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, डेल्टा H = डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, और डेल्टा NG की वैल्यू कैसे निकालते थे? NP - NR। हाँ वेरी गुड, NP - NR, और सिर्फ किसका लेते थे? गैसियस का लेते थे। यस यस। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एंथैल्पी हमने निकाल ली, कितनी निकली है? -120। ओके, तो यहाँ पे -120 लिख देते हैं, इक्वल टू डेल्टा यू निकालना है तो इसको एज इट इज रख देते हैं। अब डेल्टा NG, इसका मतलब है प्रोडक्ट में गैस कितने हैं? 1। ये तो लिक्विड सॉलिड का हम लेते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लेते हैं? गैस का। तो यहाँ भी है, इसका मतलब है डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई? 1 × R। R की वैल्यू जो है आइडियल गैस कांस्टेंट में कितनी हो जाती है? 8.314 हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर मैं आपको दे देता हूं, अप्रॉक्स जो है टेम्परेचर मैंने दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, मैंने जो है आपको अप्रॉक्स दे दिया। आप सभी को पता होगा कि टेम्परेचर अगर जो सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? +280 273। आपको शायद ऐसे पता होगा, सेल्सियस इक्वल टू के, केल्विन इक्वल टू, अरे यार उल्टा क्यों लिख दिया, केल्विन इक्वल टू C + 273। 273 केल्विन। और यहाँ पे आपको सेल्सियस में कितना दिया हुआ है? 273। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। 300। याद रखना कि टेम्परेचर की जो वैल्यू है केल्विन में ही लेना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 300। यस सर। अब हम ना इसको थोड़ा सा अप्रॉक्स आंसर लाएंगे, पूरा एग्जैक्ट नहीं लाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि हम एग्जैक्ट कर सके। मैं इसको ना अप्रॉक्स 8 मान लेता हूँ, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि इतना तो पता लग जाएगा कि इससे ज्यादा वैल्यू कैसे। अगर जो छोटी वैल्यू लेते हो तो उससे बड़े आंसर होगा, अगर आपने बड़ा ले लिया तो आप उसका देखना कि उससे छोटी लेना। हमने 8.3 को 8 लिया, इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने 8.3 को 8 लिया यानी कि कम लिया है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? जो भी आ रही होगी उससे बड़ी होगी। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत मुझे बताइए? नो सर। अच्छा, डेल्टा यू इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं एक स्टेप में, -120, और ये 24 यहाँ पे कितना हो जाएगा? -24 इक्वल टू डेल्टा यू। और इसी चीज को डेल्टा यू इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? 252 किलो 0। कैलोरी, कैलोरी में दिया ना, यस। किलो जूल में दिया है। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा? 2520 किलो जूल हो जाएगा। बोलिए क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ओके, अब हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या हो रहा था कि रिएक्शन के द्वारा एनर्जी रिलीज हो रही थी,
या एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन कंपाउंड में जब कंबशन होता है, इसको हम लोग डेल्टा HC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा HC से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन को आप बर्न करोगे तो उससे एनर्जी क्या होगी? Release. रिलीज होगी। Release. वेरी गुड। तो उससे जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी रिलीज होगी। वही कहता है कि किसी भी कंपाउंड को, 1 मोल कंपाउंड को आप बर्न करने पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह देते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पे समझाने के लिए कार्बन ले लिया। कार्बन को हमने क्या करा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? CO2, और साथ में क्या निकलेगा? हीट, लाइट, जो भी, या बेसिकली मैं जो है एनर्जी लिख देता हूं, साथ में एनर्जी निकलेगा। वो एनर्जी आप हीट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लाइट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जब कोयले को जलाते हैं तो उससे लाइट हीट तो दोनों निकलती है कि नहीं निकलती है? तो वही हमने जो है Yes, डायरेक्ट, sir. Yes, sir. 1 मोल सब्सटेंस को जलाने पे जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? Energy of combustion. एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह देते हैं। ओके, तो ये तो सर समझ में आ गया कि किसी भी चीज को जलाएंगे या 1 मोल को बनाएंगे तो फॉर्मेशन, 1 मोल को जलाएंगे तो कंबशन। तो यहाँ पे आपको जो है क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हमने क्या करा? CX का मतलब होता है कोई भी चीज आप ले लीजिए। मैंने जैसे मिथेन ले लिया, और आपकी इच्छा हो तो आप इथेन को भी यूज कर लीजिए, C2H6। किसी भी C2H6. चीज, हाँ, इसको हमने क्या करा यहाँ पे जो है, अरे इथेन का टी कहाँ चले गया? इथेन का टी पीने चले गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करा कि कोई भी चीज लिया, और याद रखना कि ऑक्सीजन जो है ना दुनिया में हर चीज को जलाता है। ये ऑक्सीजन नहीं होता तो किसी चीज, हमारी बॉडी में भी हम लोग क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं कि H2O लेते हैं? H2. O2 लेते हैं कंबशन के लिए, खैर H2 भी लेते हैं। O2. हाँ, O2 जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है पानी की कमी ना हो, इसलिए हम लोग जो है O2 ले लेते हैं। ओके, ठीक है। O2. अगर हम, क्या बोले? सर पानी के लिए O2. पानी के लिए O2 लेते हैं? सर आपने बोला ना. मैंने कहा पानी जो है हम लोग बेसिकली लेते हैं ताकि कि आपकी बॉडी में जो है पानी की कमी ना हो, लेकिन रिएक्शन करने के लिए जो हम लोग क्या यूज करते हैं? O2 ले लेते हैं। O2. हाँ, तो ये मैंने बताया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? इन सभी चीज को जलाते हैं, तो डेल्टा H जो हो जाएगा कंबशन में, वो क्या हो जाएगा? सबका जो है सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या जिसको मैं HP लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, माइनस डेल्टा HR लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जितने, यहाँ पे 2 है तो 2 ऐड होंगे, 3 होते तो 3 हो जाता, 4 होते तो 4 हो जाते, जितने भी है वहां पे आप इसका जो है यूज कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या आप इसको हीट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप लोगों में से कई लोग जो साउथ की मूवी देखते होंगे, देखते हैं कभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. उनका जो पंच होता है, अगर वो मारते हैं किसी भी विलन को, सपोज करो कि उसने मारा तो 3 घर टूट जाता है। अगर जब नोटिस कीजिएगा, उसको अगर जब मारा तो वो 3 घर जो है तोड़ते हुए जो है चले Yes, जाएंगे। sir. अगर जब किसी को घर को तोड़वाना है तो साउथ के हीरो को ले आओ, और गुंडे को भी कुछ नहीं होता है, फिर से वापस जो है क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। तो अगर एक आम आदमी जो मारेगा तो क्या उतना ज्यादा दरवाजा तोड़ पाएगा जैसे दया जो है दरवाजा तोड़ने के लिए? No, sir. No, sir. No, sir. उसी टाइप का जो है कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को जलाने पे कितनी एनर्जी मिल रही है। या ऐसे समझ सकते हो
कि अगर किसी इंसान को एक बच्चा मारता है और एक बड़ा मारता है, तो किससे ज्यादा जो है उसको दिक्कत आएगी? होगी सर बड़े वाले। छोटे से तो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कम है। वही चीज कहता है कि किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को जलाने पे जो एनर्जी निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब एक बच्चा बोलता है सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी यही होता है क्या? नहीं, थोड़ा सा चेंज है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होगी वो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की बताई जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूं, हाइड्रोजन को आप जलाते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग आएगी। आप अगर जब कोल को जलाते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, Yes, sir. ऐसा नहीं कि सबकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। आप 1 केजी पेपर को जलाओगे तो खाना बन जाएगा क्या? No, sir. लेकिन 1 केजी एलपीजी को जलाओगे तो Yes, 3 sir. दिन 4 दिन खाना बनता है, Yes, sir. क्योंकि आपका एक सिलेंडर जो होता है 4-5 आदमी के लिए, जो 1 महीने भर के लिए पर्याप्त होता है, एक सिलेंडर ऐसा होता है। वो उसमें कितना रहता है? 14 केजी Yes, रहता है। 14 केजी 1 मंथ चलता है, जिसका मतलब है कि 1 केजी पेपर से तो आप चाय भी नहीं बना पाओगे, लेकिन 1 केजी से आप एलपीजी गैस से 4-5 दिन तो जरूर खाना बनाओगे। तो दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू है, अलग अलग है। इसका मतलब है कि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाए, इसका मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड जब जा रहा होगा तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन का मतलब होता है किसी सॉलिड को हीट देके मेल्ट कराना। अगर उसका भी निकालना हो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, HP माइनस HR कह सकते हैं। या आपको कह दे सब्लिमेशन, इसका मतलब सॉलिड से गैस जा रहा हो तो हम लोग इसका भी क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसको हम लोग HS से रिप्रेजेंट करते हैं और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को FU से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं, इन केस आपको कभी मिल जाए तो। ओके, अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू किसकी कितनी होती है। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 5377 होती है, क्योंकि केरोसिन ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। पहले गैस से पहले लोग जो है किसका यूज करते थे, केरोसिन का यूज करते थे। Kerosene. हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे जो है गैस का यूज करने लगे, क्योंकि उसके अंदर जो है पहले फ्यूल भरो, फिर प्रेशर मारना पड़ता था। किसी ने देखा है कि, उसको स्टोव कहते थे। Yes, sir. हाँ, तो उसमें क्या करना पड़ता था, पहले प्रेशर लगाना पड़ता था। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, फिर बीच में जो है प्रेशर कम हो जाता था, तो फिर एयर से जो है हमें जो है पंप करते रहना पड़ता था बीच बीच में, ताकि कि जो है आपका जल्दी खाना बन जाए। अगर जो किसी को धीरे बना रहा होता तो ऊपर में एक इस टाइप का रहता था नट, उसको जो है हल्का सा खोल तो हवा निकल जाता था, तो आपका जो है वो कम हो जाता था। फिर किसी को तेज करना रहता था, चार जो है उसमें पंप लगाइए, जो है आपका जो है तेज हो जाता था। इस टाइप का सिस्टम था। आजकल तो क्या है, ऐसे ऐसे घुमाइए जो है चीजें जो है चेंज हो जाती है। ओके, कोई कहता है कि जो कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1 मोल को अगर आप जलाते पर केजी जलाते हैं तो आपको 5377 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। लेकिन आप अगर जो किसी और चीज को जलाते हैं, जैसे वुड को जलाते हैं, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, कोल से 4780 होती है। गार्बेज की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इतनी होती है। मिथेनॉल की वैल्यू जो होती है इतनी होती है। लेकिन जो कोल गैस होती है उसकी कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। और प्रोपेन जो आपके घर में जलता है कितना हो जाता है, देखिए कितना है, कोल के कंपैरिजन में करीब करीब जो है 2.5 टाइम्स है। तो इसीलिए आपका जो है कोल से 1 केजी से अगर से बना रहे होगे तो वही 1 केजी, सपोज कीजिए 1 केजी कोल से 1 दिन बना रहे होगे, तो प्रोपेन से 1 केजी से कितने दिन बनाओगे, 2.5 दिन बनाओगे। तो इसीलिए इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है। ओके, अभी कहोगे सर ये तो मैं समझ में आ गया, आगे। तो ये आपको याद नहीं रखना कि सबसे ज्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन का हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि जितने भी स्पेस वाले जो होते हैं उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है,
ज्यादा सबसे हो ज्यादा। जाती है, सबसे ज्यादा। इसीलिए हम लोग उसको क्या यूज करते हैं, जो है हाइड्रोजन के रूप में यूज करते हैं। हाँ जी बोलिए, किसी को कुछ पूछना था? ओके, तो इस प्रकार से अब अगर जब मान लो अभी तक हमारे पास चांद तक जाने के लिए, मान लो किसी को चांद से भी चांद वाले दूर जाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा फ्यूल बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कर सके, इससे ज्यादा एनर्जी मिले, और जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना दूर जो है आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। कहते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये जो है ना, ये नहीं बता पा रहा था कि हॉट से तो कोल्ड जा रहा था, लेकिन कोल्ड से हॉट क्यों नहीं जा रहा है। दूसरा, ये नहीं बता पा रहा था कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है। जितनी भी बातें की थी, कहीं बताया था कि फर्स्ट इधर से इधर जा रहा, नहीं बताया था। और ये भी नहीं बता पाया कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस, रिक्समान। हाँ, जो नेचुरली हो, जैसे झरने का पानी गिरना, वाटर का वेपर होना। इसमें आप लोग चाहोगे ना कि सर मैं तो एकदम जो है रोक दूंगा हाथ लगा के, नहीं, वो अगल बगल से निकल जाएगा। आप उस नेचुरल फिनोमिना को नहीं रोक पा रहे हैं, इसीलिए वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप नहीं होते हैं। जैसे कोयले को आप बाहर खड़ा कर दो, क्या उसके अंदर कोई रिएक्शन होगा क्या? नो सर। नहीं। आप अपने आप को खड़ा कर दोगे तो आपके अंदर रिएक्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, पानी यस उड़ सर। जाएगा आपकी बॉडी से, थकान होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, और भी पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो इट सेल्फ होते हैं, और जबकि ये कैसे होते हैं, नॉट अकर, नॉट स्पॉन्टेनियस। हाँ, या नॉट अकर नेचुरली, और ये जो है नेचुरली अकर होता है। ठीक है, और ये कैसा हो जाता है, नेचुरली जो है आपके अकर हो जाता है। वही कहता है हीट कैन फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट का जो फ्लो होता है गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर जाता है, ना कि ठंडे वस्तु से गर्म वस्तु को। कैसे? आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा तवे पे रोटी बनता हुआ, तो तवे के जहां पे है वहां पे तो बहुत ज्यादा हीट है, लेकिन आपका हैंडल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? कि वो हीट हाई से क्या करता है, लो फ्लो करता है। कभी भी, हाँ, ऐसा नहीं होता है कि लो से हाई फॉलो कर जाए, नहीं होता है। वही बताता है कि ये बता नहीं पा रहा था कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि नेचर में खुद ही हो रहा है, और कौन सा रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जितने भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। कहोगे सर कैसे? इसका मतलब है कि जैसे कि झरने का पानी नीचे गिर रहा है, आप उसको वापस नेचुरली ऊपर नहीं पहुंचा सकते। अगर जैसे मान लो ढलान से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो नेचुरली हम नहीं कह सकते कि भाई वो जो है वापस से जो है दूसरे वाले पे जो चढ़ाई हो तो वहां पे चल जाए। तीसरा, इन्होंने कहा था कि 100% इफिशियंट इंजन वर्क होता है, जबकि रियल में आज तक 100% इफिशियंट इंजन नहीं है। क्योंकि सर हमारी जो बाइक होती है उसमें तो लिखा रहता है, एक्चुअली वहां पे आपको बताया जाता है कि आपकी इफिशियंसी 90% है। आजकल कुछ बाइकें हैं 92 तक पहुंच गई है। पहले की जो बाइक थी उनकी इफिशियंसी 70 to 80% होती थी। आजकल की जो बाइक है 80 to 90% होती है। कहोगे सर 10% कहाँ गया? कोई मुझे बताएगा 10% कहाँ गया? जैसे कहोगे सर लाइट में चले गया, जो हॉर्न मतलब जो है लाइट बजाते हैं। दूसरा, बजाते नहीं, लाइट जलाते हैं। हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न में भी तो एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है? वो कहाँ से लाएगा? तीसरा, आपकी गाड़ी ठंडी रहती है, गर्म होती आती है? गरम। गर्म हो जाती है, तो वो भी एनर्जी कहाँ जाएगी? यानी कि वो वेस्ट ही तो हो रही है, गाड़ी। या उसके, हाँ, उसके अंदर फ्रिक्शन हो रहा है। तो इन सभी कारण से आपकी जो गाड़ी है वो 100% नहीं होती है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था कि ये सारी जो है क्या है, आपका 100% एफिशिएंट होता है, जबकि एक्चुअल में
कोई भी इंजन अभी तक 100% एफिशिएंट नहीं बना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हैश लॉ। हैश लॉ क्या कहता है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए, मेरे पास ए से मैं बी बना रहा हूं, इस दौरान कुछ ना कुछ हीट निकल रहा होगा, हमने मान लिया इसका जो है डेल्टा एच है। फिर से ध्यान देखिए, अब हमने क्या करा कि ये बन तो रहा है ए से बी। जैसे मैं कहूं कि अभी जैसे कि आप लोग डॉक्टर बनिएगा, हमें तो क्या लग रहा है कि जैसे मैंने जो है एक का नाम ले लिया, मैंने जो है नाम ले लिया शिव का। शिव को मैंने कहा कि भाई ये जो है डॉक्टर बन गया, क्या सीधे सीधे डॉक्टर बन गया? क्या पहले इसने क्या किया होगा? नीट क्रैक किया होगा, फिर इसने क्या किया होगा? 4 साल पढ़ा होगा कॉलेज में, फिर इसने 1.5 साल की ट्रेनिंग ली होगी, फिर ये प्रॉपर जो है 1 ईयर की जो है ट्रेनिंग लिया होगा, तो जाके डॉक्टर बना होगा। क्या सीधे सीधे नहीं तो नहीं बना होगा ना? तो उसी तरीके से कोई भी जो रिएक्शन होता है वो सीधे सीधे नहीं बनता है, बहुत सारे स्टेप में बनता है। इसलिए ये जो है ए से सबसे पहले सी गया होगा, फिर सी से ये कहा गया होगा? डी गया होगा, इसकी इंथैल्पी क्या, सॉरी बी गया होगा, तो इसकी इंथैल्पी मैंने मान लिया डेल्टा H1 और इसकी इंथैल्पी मैंने मान लिया डेल्टा H2। इसका मतलब है डेल्टा H जो है वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर हो जाएगा। कहोगे कैसे सर? यहां पे देखिए, ए से सी गया, फिर सी से बी गया, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी, और इस सी को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा? बी है ये। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? सी इधर चले गए तो माइनस हो गया, ए से बी हो गया। इसका मतलब है इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किए होंगे। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंथैल्पी जो है डेल्टा एच की कितनी हो जाएगी? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हो जाएगी। कि ये बात समझ में आ गई हैश लॉ की? यस सर। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो इसमें है ही कुछ नहीं। वही कहता है कि हैश लॉ स्टेट दैट द रिगार्डलेस द मल्टीपल स्टेज ऑफ, यानी कि जो भी रिएक्शन है वो बहुत सारे स्टेप में होता है, और जो उनकी इंथैल्पी होगी सम कर दोगे तो वही जो है हैश लॉ कहता है कि टोटल इंथैल्पी हो जाएगी, हीट समेशन जो हो जाएगा। कहोगे क्या सर हमेशा ऐड होगा? नहीं, आपको रिक्वायरमेंट होगी जैसे, उसके अनुसार से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा। जैसे अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। मैं एक और से समझाता हूँ कि मेरे को फिर से मैं ए से बी बना रहा हूं, लेकिन इस बार जो है मैं मल्टी स्टेप में जा रहा हूँ। ए से सबसे पहले मैं सी गया, फिर सी से मैंने कहा चले गया? डी में, और डी से कहा चले गया? मैं बी में चले गया। इसकी इंथैल्पी थी डेल्टा एच, तो इसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी? डेल्टा H1। इसकी इंथैल्पी कितनी हो जाएगी? डेल्टा H2, और इसकी इंथैल्पी हो जाएगी डेल्टा H3। यहां से डेल्टा H इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही होगी, हो सकता है कि पहले स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही होगी, दूसरे स्टेप में एनर्जी गेन हो रही होगी, तीसरे स्टेप में फिर से गेन हो रहा है। तो ये सारे के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कह देते हैं? चेंज ऑफ जो है एंथैल्पी कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ना आपको सबसे पहले लिख देता हूं कि हमने बनाना क्या है। कार्बन को जलाएंगे, और ध्यान से सुनना, यहीं पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और CO2 का फॉर्मेशन हो गया। आपको ना ये बनाना है, आपके पास इन दोनों का, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन हो रहा होगा, ये इन दोनों स्टेप से हो रहा होगा। अब हमें नहीं पता कि किसमें एनर्जी रिलीज हो रही होगी, किसमें गेन हो रही होगी। हम देखेंगे कैसे कैसे इसको लिखेंगे कि प्लस करना है कि माइनस करना है। हम सबसे पहले कार्बन को लेंगे, पहले इक्वेशन में कार्बन है, इसका मतलब इसको एज इट इज लिखना होगा, क्योंकि अगर इसको 2 से 1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 तो एज इट इज ही लिखा रहेगा, हाफ O2। ठीक है, और ये CO,
अब देखिए दूसरा, आपको क्या लाना है, CO लाना है। इसका मतलब है CO माइनस होना चाहिए। CO को अगर हम यहां से इधर साइड ले जाए, माइनस माइनस कट जाएगा, हाफ ऑफ O2 हो जाएगा, तो हमारे पास बिल्कुल इक्वेशन बन जा रहा है CO2। अब देखिए, क्या मैं इसको ऐड करूं इक्वेशन 1 को, इसको मैंने मान लिया 1, इसको 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करें तो ये क्या 1 1 से हाफ ऑफ 1 हो जाएगा C, और ये CO जो है इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो C प्लस O2 इक्वल टू क्या बन गया, CO2। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा H की, वो क्या हो जाएगी, -x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो आप चाहो तो एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू -y। क्या समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रियल क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे सर, पास, रिपीट कर दोगे पिछला वाला क्वेश्चन? वेरी गुड, हमने क्या कहा कि आपको ना ये इक्वेशन लाना है, किसकी मदद से, इन दोनों इक्वेशन की मदद से। हम किस प्रकार से इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कुछ भी करके हमें ये इक्वेशन लाना है। तो हमने कहा कि भाई इसके पास कार्बन है, इसका मतलब इसके इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि फाइनल में हमें यही मिल रहा है। फिर हमने कहा कि भाई इसको ऐसे एज इट इज लिख दिया। फिर हमने देखा कि इसमें भी हमारे पास क्या होना चाहिए, CO इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और CO2 इसमें भी कोई चीज चेंज नहीं किए, तो इसको एज इट इज लिख दिया, और जो कट रहा था कटा दिया, और फाइनल प्रोडक्ट को हमने लिख दिया। और जो बचा हमने उसको क्या करते हैं, माइनस जो है x, और जो क्योंकि ऐड कर रहे हैं जैसा था वैसा हमने जो है इसको लिख दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू 1 और 2 मैंने लिख दिया, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है इसको जो लिखा और उसको सम कर दिया, तो जो है वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे डेल्टा H पूछा है। ध्यान दीजिए, मुझे इन दोनों का यूज करके मुझे ये बनाना है। देखिए पहले इक्वेशन में Fe2O3 है, इसका मतलब है पहला इक्वेशन तो एज इट इज ही होगा। मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, हमारे पास क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस क्या हो जाएगा, 3CO। ओके, और हमारे पास क्या है, 2Fe प्लस 3CO2, क्योंकि अब हमें सेकंड में देखिए क्या है हमारे पास, FeO प्लस CO, ये क्या बन जाएगा आपका, Fe प्लस CO2। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है? अब देखिए Yes. मुझे क्या करना है कि Yes. लाना क्या है, मैं यहाँ पे Yes, लिख भी sir. देता हूँ। मुझे जो लाना है वो क्या लाना है, Fe2O3 प्लस CO इक्वल टू 2FeO प्लस CO2, यही लाना है। देखिए Yes. अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि पहला इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। No, sir. अब देखो यहाँ पे 3CO है, यहाँ पे 1CO, और आपको लाना कितना है, 1CO। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा, 2 से। तभी तो ये आ रहा होगा, क्योंकि आपको 3CO लाना है और यहाँ पे कितना CO आ रहा है, 1CO। इसका मतलब है 2CO होगा, तभी तो ये जो है 1CO आएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, लेकिन हमारे पास अगर जब अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दे तो यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा, इसका मतलब है इसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. अगर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। अब जैसे ही हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखिए क्या बन गया, Fe2, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 माइनस में वैल्यू तो माइनस में हमने लिख दिया। ओके, अब देखिए ये Fe2O3 तो ऐसा ही रह जाएगा, प्लस 3CO में से -2C हो जाएगा तो C हो जाएगा, और साथ में क्या बचा है, -2FeO। ठीक है,
इक्वल टू, ये 2Fe में से 2Fe जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कितना हो गया 2 इंटू Fe, वो भी माइनस में, और यहाँ भी हमने इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2Fe में से 2Fe जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। 3CO2 में से 2CO2 जाएगा तो कितना आ गया CO2। ओके, अब ये माइनस वाले को इधर ले जाएंगे, क्या आ गया हमारे पास Fe2O3 प्लस CO, इसको हमने इधर ले गए तो क्या हो जाएगा FeO, और वो भी कैसा 2 टाइम्स प्लस CO2। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 को आपने ऐसे लिखा, लेकिन दूसरे वाले इक्वेशन को क्या कर दिया -2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है डेल्टा H1 की -30 किलो जूल, आप बाद में भी लिख सकते हैं, प्लस दूसरे वाले की कितनी दी हुई है -2 इंटू 20, तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा -30 -40, तो कितना हो गया आपके पास 10 1 मिनट, कहीं गलती कर दी क्या, ये -20 दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है -20 दी हुई है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ओवरऑल जो है कितना आ जाएगा आपके पास 10 जो है इसमें दिया है, हाँ किलो जूल में दिया है, तो इस प्रकार से जो है 10 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपके पास में एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे C2H6 है, आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है इसको इधर लाना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो भी कितने -1 से, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए -1 से तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पर से कितने से मल्टीप्लाई करें कि जिससे आपके पास जो है क्या आ जाए कि C जो है धरा का धरा रह जाए, तो यहां से हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमारे पास ऊपर वाले इक्वेशन में 2CO है तो यहां से हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कि एक C आ जाए, तो ये तो इधर चले जाएगा। ओके, तो यहां से चले जाएगा तो हमारे पास और क्या है, इसको जो है नेक्स्ट पेज में मैं करके दिखा देता हूं, आप लोग 5 मिनट वेट कीजिएगा, लेफ्ट मत कीजिएगा, हमें लाना क्या है C2H6 ठीक है, ओके, प्लस 7/2 O2, अरे भाई आराम से, इक्वल टू 2 CO2। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता देंगे, जल्दी हो जाएगा, आपका समय बच जाएगा। 3H2O आप लोग ले लीजिए, थोड़ा सा हिंट दे हो जाएगा तो मैं लिख लूंगा, और हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाना है, कलर चेंज करके लिख देता हूँ, 2C प्लस 3H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा C2H6, ठीक है, यही हो जाएगा। यस सर। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 इक्वल टू CO2, ओके, यस सर। थर्ड हमारे पास कितना है H2 2 + ½ O2 हाफ O2 इक्वल टू H2O, यही है। ओके, अब देखिए इसको तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, ये तुम्हारा C2H6 आ जाएगा, इसको आप इधर कर दोगे। ओके, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा जो है बात बन जाएगा, क्योंकि इसको 2CO2 चाहिए था, 2CO2 आ गया कि नहीं, और ये C और ये C कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -2 है और यहाँ पे भी जो है +2, तो ये C कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन को कैंसिल करा देना है, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल जो है इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऊपर में देखिए कितना हाइड्रोजन है 3, यहाँ पे माइनस करने के लिए कितना लाना पड़ेगा 3, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या हो जाएगा कि ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे इस प्रकार से 3 हो जाएगा,
और अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल जो है आपका करके क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब है इक्वेशन 1 को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस, क्योंकि हमने प्लस किया है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इक्वेशन 3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अब देखिए 1 में आपके पास कितनी वैल्यू है, -20, -20 इंटू -1 प्लस दूसरा आपके पास क्या, 90 -90 होगा, -90 इंटू -70 और यहाँ थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा, -70 इंटू 3। ओके, यहाँ से लिख दूं -20 प्लस तो 20 हो जाएगा, -180 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 210। बोलिए कितने क्लियर है। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, -370 किलो कैलोरी। इसमें दिया हुआ है कैलोरी में, तो इसका जो है कैलोरी में। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है